नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के टेस्ट पर कहा कि जो हालात कांग्रेस के हैं वही प्रवक्ताओं के हैं। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता इतने बड़े हैं, फिर भी उनका टेस्ट कोई कमलनाथ का टेस्ट ले ले तो पता चल जाएगा। वहीं सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कहा कि कांग्रेस पूछताछ से आखिर परेशान क्यों है, ये समझ नहीं आता है। अगर आप सही हो तो डर किस बात का है, सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस जन समस्या के लिए कांग्रेसी सड़क पर नहीं आता, पर एक परिवार के लिए सब सड़क पर हैं। कमलनाथ के दिल्ली ना जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनकी उम्र सड़क पर बैठने की नहीं है। वहीं निशांक मामले पर कहा कि अगर मालवा से उसका लैपटॉप बरामद किया गया है, मोबाइल भी बरामद किया है, अभी तक कोई धर्म से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं। मामले की एसआईटी जांच कर रही है। तो वहीं रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर कहा कि यह आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा वर्ग अभिनेताओं को फॉलो करता है, समाज में गलत मैसेज जाता है। एफआईआर के सवाल पर कहा मुंबई में एफआईआर हो चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। ये सब जांच के विषय है और चूंकि एसआईटी बन गई है तो मेरे कुछ भी बोल देने से जांच भी प्रभावित होती है। सर, हिंदू संगठन भी जो है उस पर इनाम घोषित कर दिया है कि हत्यारों को ये इन सब चीजों से भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था कि इन सब चीजों से भ्रम पैदा होता है और अभी जांच ठीक दिशा में जा रही है, उसकी जांच होने दें। मैं भी आपत्तिजनक ही मानता हूं उसे। इस तरह के न्यूड फोटो जो शूट कराते हैं मैं गलत मानता हूं इन्हें। एक बड़ा वर्ग इन एक्टरों का समर्थक भी होता है और इस तरह के दृश्यों से समाज में मानसिक प्रदूषण फैलता है और मानसिक प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए सबको विचार करना चाहिए समाज के अंदर। और विधानसभा में बीजेपी के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर आज होने जा रही चर्चा पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान देते हुए कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का मुख्यमंत्री सहित मंत्री भी जवाब देंगे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पर लगातार विश्वास कर रही है, इसलिए हम 71 सीट जीते हैं, नगरीय निकाय जीते हैं, पंचायत चुनाव जीते हैं। पार्टी अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाई है, उसका हम जवाब देंगे। हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्यमंत्री जी भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दों को भटकाने के लिए इस ढंग से अविश्वास लाई है। छत्तीसगढ़ की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी पर लगातार विश्वास कर रहा है। इसी कारण हम 71 सीट जीते हैं, नगरीय निकाय चुनाव जीते हैं, पंचायत चुनाव जीते हैं। यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अविश्वास किया है, इसीलिए 14 सीटों पर सिमट गए हैं, हर चुनाव हार रहे हैं। तो सदन में अपनी नाक बचाने के लिए अविश्वास लाए, मगर हम उसका हर आरोपों का हम जवाब दें। और बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोग 9 अगस्त क्रांति के दिन से तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। बीजेपी को इसमें राजनीति करने का हक नहीं है। देखिए, हम लोग 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त क्रांति हुआ था, उस दिन से हम लोग तिरंगा यात्रा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम पूरे गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें जो राजनीति करने का उनको हक नहीं है, इसलिए कि उनका जो राष्ट्रीय आरएसएस है, 55 सालों तक उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया। 1948 में आरएसएस ने तिरंगा को पैरों से रौंदा गया। तो एक इस राष्ट्रवाद की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के अनुयायी लोग। हमको राष्ट्रवाद की परिभाषा मत बताएं। हम तो गौरव के रूप में जो आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने लड़ा था, उसकी लड़ाई 75वीं वर्षगांठ पर हर विधानसभा में हम 75 किलोमीटर पद यात्रा करके तिरंगा यात्रा। मॉनसून सत्र की 6वें दिन की कार्यवाही शुरू। सदन में उठा संविदा कर्मचारियों का मामला। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब भी दिए हैं। नियमितीकरण के लिए समिति गठित की गई है और समिति की एक बैठक हो भी चुकी है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में रखी है और उन्होंने कहा कि सभी विभागों से जानकारी के लिए पत्र लिखूंगा। घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है छत्तीसगढ़ का और सदन में कर्मचारियों का मसला
संविदा कर्मचारियों का मसला जोर शोर से उठाया गया। और भोपाल से बड़ी खबर है, आज से शुरू होगी आरटीई के तहत दूसरे चरण की एडमिशन प्रोसेस। पहले चरण के बाद बची खाली सीटों के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। आवेदक 27 से 31 जुलाई 2022 तक स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 2 अगस्त 2022 को स्कूलों का आवंटन होगा और आवंटित स्कूल में 3 से 6 अगस्त तक एडमिशन स्टूडेंट ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है आरटीई से जुड़ी हुई। तो आज से आरटीई के तहत दूसरे चरण के एडमिशन प्रोसेस शुरू होने जा रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, और क्या डिटेल आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन से, और तमाम वो प्रयास भी होने चाहिए शिक्षा विभाग के ताकि जो निम्न वर्ग परिवारों से जुड़े बच्चे हैं उनके एडमिशन में दिक्कतें ना आए। शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है वो उन लोगों के लिए दिया गया था कि जो गरीब हैं और महंगे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आरटीई के तहत हर स्कूल में कोटा तय किया गया और उसके तहत उनको वहां पर एडमिशन दिया जाता है। भोपाल के स्कूलों की बात करूं तो पहले चरण के दौरान जो बच्चे हैं या उनके अभिभावक हैं उनके द्वारा बाकायदा जो है एप्लीकेशन दिए गए थे और उसके बाद भी कुछ सीटें जो हैं वो खाली रह गई। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण में एडमिशन की प्रक्रिया को आज से शुरू कर दिया। आज से लेकर 31 तारीख तक जो अभिभावक हैं वो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं और उसके बाद 2 तारीख को यह तय होगा कि कौन सा स्कूल उनको आवंटित हुआ और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में वो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें सीटें रह जाती हैं और कई अभिभावक ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाते और यही कारण है कि अब उनको दूसरा मौका दिया गया है ताकि वो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए उन स्कूलों में एडमिशन दिला सकें और ताकि वो भी बेहतर तरीके से शिक्षा दीक्षा हासिल कर पाएं। जी ठीक है, रहेगा शैलेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर है, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चल रहा है। नदी नाले भी उफान पर हैं और लगातार लापरवाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। अब फिर लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर आई है राजधानी भोपाल से, जहां कलियासोत डैम के गेट बंद होते ही सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए उतर गए। जान की परवाह किए बिना लोग बाढ़ के पानी के साथ आई मछलियों को पकड़ने लगे। डैम के गेट से लेकर दामखेड़ा और दानिश कुंज तक लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक लोगों की भीड़ नजर आई जो मछली पकड़ रहे थे। वहीं एक दिन पहले जब कलियासोत के गेट खोले गए तब चौकीदार ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को सूचना दी कि पानी में बहते हुए घड़ियाल भी डैम से बाहर निकला है और यहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसके बाद यहां फायर विभाग की टीम पहुंची थी और लोगों को यहां से हटाया गया था। आपको बता दें कि गेट खोलते समय जल संसाधन विभाग सायरन बजाकर लोगों को सतर्क करता है और लोगों को डूब क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ पुलिस भी सक्रिय रहती है, लेकिन गेट बंद होने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बाघ के मूवमेंट इलाके में भी नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कलियासोत डैम के गेट बंद होने की बात की तस्वीरें हैं, लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। मौजूद हुए कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में जब अधिक बारिश हुई थी तो इस डैम के 6 गेट खोल दिए गए थे, लेकिन फिलहाल अब जो बांध का स्तर कम हो गया उसके बाद बांध के गेट जो है बंद कर दिए गए। उसके कैचमेंट एरिया में तमाम जो मछलियां हैं वो आ गई हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी लापरवाही भी कही जाएगी क्योंकि जिस तरीके से ये एरिया है और ऐसे में कभी भी बांध के गेट खुल सकते हैं और ऐसे में कैचमेंट एरिया में जब पानी भर जाएगा तो इन लोगों की जान पर भी बन सकती है। यहाँ कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ने आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, क्या करने आप लोग यहाँ आए हो और क्या डर नहीं लगता कि अगर बांध के गेट खुल गया अचानक से? नहीं, वो डर नहीं लग रहा हमें। जब गेट खुलेंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे, वो होन उनका साइलेंसर बजता है, वो बच जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, हम मछली पकड़ने आए हैं। अभी तक कितने लोग हैं जो मछलियां पकड़ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 150 से 200 लोग हैं। 150 से 200 लोग होंगे। अच्छा, तो जो यहाँ कुछ अधिकारी कर्मचारी होंगे वो लोग रोकते कभी आपको? नहीं रोकते? रोकते पर गेट खोलेगा तो वो हमको सूचित कर देंगे। साइलेंसर बजेगा और अनाउंसमेंट करते हैं, फिर हम बाहर निकल जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं ये मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचे, और न केवल ये लोग बल्कि पूरे कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मछलियां पकड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर जो पानी भर गया है, जो कैचमेंट एरिया में पानी छोड़ा गया था और उसके बाद यहाँ पानी भर गया और बड़ी संख्या में मछलियां भी इन पानी में हैं, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ पर मछलियां पकड़ने आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रशासन इन तस्वीरों से सबक ले और इन लोगों को यहाँ आने से रोके। यदि ऐसा नहीं होता है और बांध के गेट खुलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी बन सकती है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये वाकई में चिंता का सबब भी है। ठीक बात है, जब गेट खोले जाते हैं तब तो प्रशासन एक्टिव रहता है, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं? कई बार लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा है इन हालातों में, कई बार लोगों की जान भी गई है, उससे सबक नहीं लेता प्रशासन? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अधिक बारिश हुई है और जिसके चलते जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जहां वो खड़े हैं या जिस इलाके से वो गुजर रहे हैं वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये केवल भोपाल की बात नहीं है, अन्य अगर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह की तस्वीरें आती हैं कि जल भराव होने के बावजूद भी लोग कार लेकर, अपनी मोटरसाइकिल लेकर उससे पानी से गुजरने की कोशिश करते हैं और ऐसे में तेज बहाव में वो बह भी जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी जान भी चली जाती है। और वही कुछ स्थितियां इस समय कलियासोत डैम के जो कैचमेंट एरिया है उसमें देखने को मिल रही है। भले ही कलियासोत के जो बांध के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हों, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। कैचमेंट एरिया में अभी हालांकि पानी जो जमा है उसमें लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो बांध का जलस्तर जब बढ़ सकता है तो डैम के गेट खोले जा सकते हैं। और यदि बांध के गेट खोले गए तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने मछलियां पकड़ने में जो व्यस्त हैं उनकी जान पर भी कहीं ना कहीं बन सकती है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी रोकते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी उस पूरे इलाके में 4 से 5 किलोमीटर का वो फैला हुआ इलाका है जहां लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी वन विभाग का अधिकारी हो, जल संसाधन विभाग का अधिकारी हो, नगर निगम का हो या पुलिस प्रशासन का हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उनको रोकने को तैयार हो या कहने को तैयार हो कि आप यहां से निकलिए। ये कहीं ना कहीं वो तो लापरवाही बरत ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। तो ऐसे में गंभीर लापरवाही आम लोगों की तरफ से तो है ही है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि उस तरफ ध्यान दे ताकि किसी बड़े जो घटना हो सकती है उससे फिलहाल बचा जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम पूरे बारिश के सीजन में लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से रोका जाना चाहिए जहां पर उनकी जान खतरे में पड़ती हो। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और मानसून सत्र के 6वें दिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सदन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मसला जोर शोर से उठाया गया है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब भी दिया है और अभिमत भी आएगा और नियमितीकरण भी होगा। सदन में भारी शोर शराबा भी हुआ है, पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की है और सदन की कार्यवाही इसके बाद 10 मिनट के लिए स्थगित की गई है। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का 6वां दिन है और इसकी कार्रवाई लगातार चल रही है। सदन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मामला उठाया गया और हंगामे के बाद हालांकि कुछ मिनटों के लिए जरूर जो कार्यवाही है वो रोकी गई है और हंगामे के बाद जब कुछ मुद्दे उठाए गए इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जवाब भी दिए, कहा कि अभिमत भी आएगा और नियमितीकरण भी होगा। हालांकि सदन में जमकर शोर शराबा हुआ, सत्ताधारी दल और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। आगे बढ़ेंगे, दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग, मूलसनार नाले पर पुलिया नहीं होने से लोग परेशान हैं। धुरली ग्राम पंचायत का जिला से संपर्क टूट गया है। हर साल बारिश के समय संपर्क टूट जाता है और जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा का सामान लाने के लिए ये मजबूर हैं। एम्बुलेंस तक यहां पर नहीं पहुंच पाती है। प्रशासन से पुल बनाने की मांग लगातार हो रही, लेकिन आज तक मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं बना है, हमको बीमारी पड़ने से एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है। पुलिस थाना का नीचे एम्बुलेंस आके खड़ा रहता है, हम पैदल ला के कटिया से वहाँ तक ले जाके एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बाजार जाने के लिए दिक्कत है, हमका मसन गाठी है, फिर बढ़ने से ना हम लोग को दिक्कत पड़ता है।
और धमतरी से बड़ी खबर है। मोंगरा गहन गांव में जर्जर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कई गांव में को मोंगरा गहन से जोड़ता है ये पुल, और पुल के बाकी हिस्सों के भी रहने का खतरा बना हुआ है। पानी की तेज बहाव को ये पुराना पुल नहीं झेल पाया और उसके चलते कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आशंका बनी हुई है कि कई और जगह से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। खबर हरदा से। हरदा जिले के वनांचल क्षेत्र राजा बरारी के कई गांव के स्कूली बच्चों को रोज जान खतरों में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। बोरी गांव में स्थित स्कूल जाने के लिए बच्चों को पहाड़ी गंजाल नदी का रपटा पार करना पड़ा है, और बरसात में ये रपटा भयानक रूप ले लेता है। ऐसे में करीब 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर रोज स्कूल जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो लंबे समय से गंजाल नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला। ये पुल बने ना, इसमें बहुत पानी आते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है आते समय, इसलिए हम एक दूसरे के हाथ पकड़ कर इस पर आते हैं। हमारे लिए पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम जाते हैं। डर भी लगता है पार करने में, मजबूरी है लेकिन इसलिए हम पार कर रहे हैं। जो ऐसे पार होते हैं 70-80 बच्चे हैं, ऐसे रोज पार करते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ बड़ी पुल बनने की। बेटा आप कैसे पार होते हो रफ्ता नदी वाला? दूसरे के मदद से, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और डर भी लगता है सर पार होने में। क्या होना चाहिए? तो इसको मतलब कि यहाँ पर हमारा पढ़ने के लिए सुविधाएं, नहीं यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर पुल बनाना चाहिए। बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा मुसीबत है ये, क्योंकि ना तो वो पढ़ पाते हैं ढंग से, ना जा पाते हैं, ना तो टीचर वहाँ पे पढ़ा पाते हैं। क्योंकि स्थिति ये रहती है कि जब ये पहाड़ी क्षेत्र है और जब बारिश होती है तो टीचरों को भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ फंस ना जाए। बच्चों को पकड़ के इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब पैदल पार करते हैं। खतरा तो रहता है सर? खतरा बिल्कुल रहता है, बराबर खतरा रहता है, और कभी कभी तो बहने की स्थिति भी बन जाता है। अभी हम खड़े हैं हरदा जिले के वनांचल के राजा बरारी गांव में, जहां पर गंजाल नदी का उफान है और ये डोला डो का रपटा ये कहलाता है। ग्रामीण इस रपटे को पार करते हैं। देखिए आप किस तरीके से उफान है, लेकिन ग्रामीण अभी भी जो है यहाँ पर तमाम खतरों को लेकर जो है यहाँ नदी पार कर रहे हैं। ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी ये मजबूरी है। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो वर्षों से एक बड़े पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है उनका ध्यान इस ओर आज तक नहीं गया है। न्यूज़ 18 की भी टीम जो यहाँ पर पहुंची वो तमाम खतरों को उठाकर यहाँ ग्रामीणों की परेशानी जानने पहुंची है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बेकाबू बस नाले में गिरी है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस नाले में जा गिरी। 15 से 20 यात्री बस में सवार थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रायगढ़ से पत्थलगांव आ रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। पत्थलगांव के शिवपुर की ये घटना है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जशपुर से सामने आई हैं, जहां बेकाबू बस नाले में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बेहद तेज रफ्तार में थी ये बस और अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, नाले में जा गिरी। 15 से 20 यात्री इस बस में सवार थे। अच्छी बात यह कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रायगढ़ से पत्थलगांव आ रही थी ये बस, तभी हादसे का शिकार हुई। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। दीपक, लापरवाही हादसे की वजह बनी है, किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हादसे में? बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले का ये हादसा है और ये जो बस है ये रायगढ़ से पत्थलगांव आ रही थी। शिवपुर के पास जो है एक नाले के पास जैसे ही बस पहुंची, ये बस अनियंत्रित हो गई और नाले में जा गिरी, जिसके बस जो है आधी बस जो है वो पानी में डूब गई और जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से जो है लगभग 15 से 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इस घटना के बाद जो है प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई है और बस अभी भी वहां पर नाले में ही फंसी हुई है। और कुछ यात्रियों से हमने
बात की तो उनका कहना था कि बस जो है वो अनियंत्रित हो गई। वहीं कुछ यात्रियों का कहना है कि पुल के ऊपर से शायद थोड़ा पानी जा रहा था और इसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है। तो ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। और लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आज दिन देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम है और नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जो वाहन चालक हैं इनको भी जो है सही तरीके से वाहन चलाना चाहिए, और खासकर नदी के जो आसपास के इलाके हैं। अगर इस नदी में थोड़ी और गहराई होती तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा यहाँ टल चुका है और जो यात्री हैं उनको दीपक कई हादसे हुए हैं, उन हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? ना तो जो संचालक हैं बसों के और बल्कि जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो भी सबक नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी है ऐसे वाहनों पर लगाम लगाए। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से जो है अभी बारिश के मौसम में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो नदी नाले के ऊपर से जो है वाहन जो है वो जो है धड़ल्ले से पार हो रहे हैं और लोग उनको रोकने की कोशिश भी करते हैं। और कई बार देखा जाता है कि स्कूल बस जैसे जो वाहन है वो भी बहते पानी के ऊपर से पार हो जाते हैं। और इन वाहनों को रोकने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। और प्रशासन को चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए और टीम बनाई जाए, और जो नदी नाले हैं जिनके ऊपर से जो पानी बहता है वहां पर मॉनिटरिंग की जाए कि ऐसे वाहनों को जब बारिश के पानी जो है नदी के ऊपर से पुल के ऊपर से बहता रहे तो वहां से पार ना होने दिया जाए। और जो वाहन है इनको कहीं ना कहीं जो है हमेशा चेकिंग करनी चाहिए। जो आरटीओ के विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि जो कंडम वाहन है जो चलने लायक नहीं है, इन वाहनों की लगातार जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। प्रशांत, ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर डिंडोरी से। डिंडोरी जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नवाचार किया। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कोदो कुटकी से तैयार हुआ प्रीमिक्स पोषण आहार दिया जाएगा। मेहंदवानी और करंजिया विकासखंड में इसकी शुरुआत की गई है। प्रीमिक्स पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी गई है। प्रीमिक्स पोषण आहार के 22,000 पैकेट भी तैयार कर लिए गए हैं और उनकी सप्लाई का काम भी शुरू हो चुका है। जैविक खेती के जरिए कोदो कुटकी से बने उत्पाद कुपोषण में रामबाण माना जाता है, साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। मेहंदवानी प्रोसेसिंग यूनिट में कोदो कुटकी अनाज से कोदो पट्टी, नमकीन, बिस्किट, पोषण आहार समेत अन्य उत्पाद तैयार किया जाता है, जिसकी तारीफ खुद सीएम शिवराज सिंह भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।